हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजित वे। रॉयजित वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो संबंधित है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के तहत आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। वर्णमाला जिसमें हम समझ रहे हैं कि ये माला है किसकी? वर्ड की, जिसमें बहुत सारे वर्ड हैं, उनकी माला है। लेकिन आप ये तो जानना चाहेंगे कि आज का वीडियो आपके लिए किस रूप में महत्वपूर्ण है, इसे आप क्यों देखें, क्यों समझें इसे। तो डियर स्टूडेंट, सीधी वजह यह है कि ये जो वीडियो है हमारा, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, क्योंकि आने वाली परीक्षाएं चाहे वो पीसीएस की हो, तहसीलदार की हो, नायब तहसीलदार के रूप में हो, या फिर हो हिंदी से टीजीटी पीजीटी, या हम ये मान के चलें आने वाली परीक्षाएं लेखपाल वगैरह की हैं, उन सभी में हमारे इस वीडियो से 4 और 5 प्रश्न अवश्य आ सकते हैं। ऐसा हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए दी हुई है, पिरोई हुई है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप एक ही कार्य करिएगा कि वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि आपको पता है कि हम जब अंत तक देखेंगे तो हम इसका पूरा रसास्वादन कर पाएंगे, टेस्ट ले पाएंगे। और ऐसा ही क्रिकेट की दुनिया में भी कहा जाता है कि बॉल को अंत तक देखिएगा, तभी आप पिच पर टिक पाएंगे, है ना। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपकी आशा और उम्मीद पर खरा उतर सके। बात हम कर रहे हैं हिंदी भाषा के तहत हिंदी वर्णमाला की, और भी कुछ विशेष बातें आज इसमें से। तो ये देख रहे हैं हम आज बात कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला के तहत। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है ध्वनि का। हम यहां पर एक चित्र देख रहे हैं, एक फिगर देख रहे हैं। ये मनुष्य के लंग्स हैं। लंग्स में एयर आता है, प्राणवायु होता है, और जब ये संकुचित होते हैं, जब ये सिकुड़ते हैं, तो यहां से होता हुआ एयर इस नलिका के माध्यम से, विंड पाइप के माध्यम से मुख से निकल जाता है। जब ये ध्वनि मुख से निकलती है, जब ये वायु मुख से निकलती है, तो इसमें दो प्रकार से चीजें उत्पन्न होती हैं। एक तो वायु स्वतंत्रता पूर्वक निकल जाती है बिना किसी बाधा के, और एक वो स्थान है हमारे मुख का जहां से रगड़ खा खा करके बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न करके स्पर्श करते हुए ध्वनि निकलती है। तो आज हम बात कर रहे हैं पहले प्रकार की, जिसमें बिना किसी बाधा के, यानी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिना किसी बाधा के, जब ध्वनि हमारे मुख से होती हुई निकल जाती है स्वतंत्रता पूर्वक। क्या कहते हैं? तो हमारे दो मुख से निकलने वाली जो ध्वनियां हैं वो लगभग 52 काइंड्स की हैं, 52 प्रकार की हैं, जिन्हें हम हिंदी वर्णमाला के रूप में जानते हैं। इन ध्वनियों में से अगर हम बात करें तो पहली ध्वनि जिसे हम कह सकते हैं वो है मनुष्य के क्रियाकलाप विशेष द्वारा, यानी चलने से उत्पन्न ध्वनि। हम चलते हैं, हमारे चलने से भी ध्वनि उत्पन्न होती है, एक वो ध्वनि है। दूसरी ध्वनि है मनुष्य की अनैच्छिक क्रियाओं के माध्यम से, यानी खर्राटे लेना या जमहाई लेना, एक वो ध्वनि है जो उत्पन्न होती है मनुष्य के क्रियाकलापों के माध्यम से। तीसरी ध्वनि वो है जिसमें मनुष्य के स्वाभाविक कार्यों की वजह से उत्पन्न होती है, जैसे कराहना है, चोट हर्ट होने पर कराहने की आवाज आती है, वो भी एक ध्वनि है। और बात करते हैं चौथी, जिसे हम इच्छित ध्वनि बोलते हैं, जो हमारे मुंह से हमारी इच्छा के अनुसार उच्चारित होती है। हमारे मुंह से हमारी इच्छा के अनुसार उच्चारित होती है, वही ध्वनि वाणी या आवाज कहलाती है डियर स्टूडेंट्स। अब ये वाणी या आवाज दो प्रकार की होती है, एक है निरर्थक और दूसरी है सार्थक। निरर्थक जिसका कोई यूज नहीं है, यूजलेस है, और सार्थक जिसका अर्थ ही अर्थ है, यूज ही यूज है ना। तो अगर हम बात करें निरर्थक का, तो इसमें दो बातें ले सकते हैं, एक तो सीटी बजाना और एक गाने गाना। हालांकि सीटी बजाना, गाने गाना भी निरर्थक नहीं है, लेकिन हिंदी व्याकरण ने ऐसा कहा है कि ये हिंदी व्याकरण के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इन्हें यूजलेस ध्वनियों में डाला गया है। लेकिन जब बात करें हम सार्थक ध्वनि की, तो सार्थक ध्वनि को ही डियर स्टूडेंट हम भाषा या शैली कहते हैं। भाषा या शैली जिसकी बात हम कर रहे हैं व्याकरण यानी ग्रामर के तहत, है ना, भाषा और शैली। तो जब हम भाषा और शैली की बात करते हैं तो ये ध्वनि हमारे मुख से रिलीज होती है, निकलती है एक हेल के रूप में। और जब इस ध्वनि की हम बात करते हैं तो ध्वनि को आप सिर्फ सुन सकते हैं या बोल सकते हैं। तो ध्वनि को सिर्फ बोला जा सकता है, सुना जा सकता है, लेकिन जब इसी ध्वनि को हम कुछ निश्चित आकार दे देते हैं, कुछ निश्चित चिन्ह दे देते हैं,
कुछ निश्चित रूप दे देते हैं तो फिर ये बन जाती है वर्ड। यानी ध्वनि और वर्ड में कितना अंतर है। ध्वनि बोली जाती है, सुनी जाती है, लेकिन उसका कोई रूप आकार नहीं होता, लेकिन जब उसे रूप आकार दे देते हैं तो वही वर्ड बन जाएगी डियर स्टूडेंट्स। वर्ड बन जाती है तो अब हमारे सामने प्रश्न ये बनता है कि आखिर वर्ड क्या है। तो हम इसे समझ सकते हैं कि वो ध्वनि जिसे हम आगे तोड़ नहीं सकते, वह मूल ध्वनि जिसे आगे तोड़ नहीं सकते, है ना, या खंडित नहीं कर सकते, या ये कह दीजिएगा वह अखंडित ध्वनि जो सबसे छोटी है, सूक्ष्मतम है। तो आपको ये भी बताते चलें कि भाषा यानी वर्ड को भाषा की सूक्ष्मतम इकाई भी कहते हैं। हालांकि ये स्वतंत्र अवस्था में भाग नहीं लेती है, सूक्ष्मतम इकाई भी बोलते हैं। तो जैसे हमने ध्वनि को ये सिंबल दिए, उसी तरह से आपको पता होगा कि रसायन की दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में भी एलिमेंट्स को हम कुछ सिंबल देते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जिस तरह से केमिस्ट्री में हमने सिंबल दिए हैं एलिमेंट्स को, जैसे अगर हम बात कर ले थोड़ा सा सोडियम की, तो सोडियम का सिंबल Na है। बात कर ले कार्बन का तो सिंबल C है। बात कर ले कैल्शियम का सिंबल Ca है। उसी तरह से हमने यहाँ हिंदी भाषा के तहत ध्वनि को भी सिंबल दिया, जिन्हें हमने वर्ड कहा है। वो जो चिन्ह जिनके माध्यम से ध्वनि को हम रूप आकार देते हैं, लिखते हैं, वही सिंबल वर्ड कहलाते हैं। क्लियर है? ये बात स्पष्ट है कि आखिर ध्वनि और वर्ड में क्या अंतर है डियर स्टूडेंट्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो वर्ड है, वर्ड को ही हम स्वर कहते हैं। हालांकि हम ये मान के चले कि वर्ड दो प्रकार के होते हैं, जिनमें हमने कहा कि एक व्यंजन है और दूसरा हमने स्वर कहा है। व्यंजन और स्वर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि जब हम बात स्वर की करते हैं तो स्वर का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र होता है। यानी स्वर के उच्चारण के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सिंगली स्वतंत्र अवस्था में एकला चलौरे के तर्ज पर, के सिद्धांत पर कार्य करता है, अकेला ही आगे बढ़ता है। लेकिन जब बात हम व्यंजन की करते हैं तो व्यंजन बिना स्वर के बोला ही नहीं जा सकता, ये स्वर की मदद से ही बोले जाते हैं, है ना। तो यहां पर इसकी जो वो है व्यंजन उच्चारण है, व्यंजन का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है, डिपेंड है, निर्भर करता है ना, और वो स्वतंत्र है। एक ये उच्चारण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, हमने इनको डिफरेंशिएट किया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात सिर्फ स्वर की करेंगे, कोशिश कीजिएगा स्वर को समझने का। अब अगर हम बात करें यहां पर कि हवा, तो हमने जैसा चर्चा शुरुआत में कहा, प्रारंभ में कहा कि जब हम बात स्वर की करते हैं तो हवा बिना किसी बाधा के रिलीज हो जाती है, बिना किसी बाधा के हमारे मुख से रिलीज हो जाती है, कोई बाधा नहीं आती, बहुत स्वतंत्रता पूर्वक एयर रिलीज हो जाती है ना। अब अगर हम ये बात करें तो ये तो हमने उच्चारण के आधार पर बात किया, क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं, और हमने ये भी कहा कि हमारे मुख से जो वायु है वो बिना किसी घर्षण के, बिना किसी ऊष्मीय प्रकार के काइंड्स के रिलीज हो जाती है ना। बोलना बहुत आसान हो जाता है स्वर का। और अक्सर ऐसी चर्चा में हम लोग लेते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद जो पहला वो अक्षर बोलता है वो माँ होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बात यहाँ पर आएगी, क्योंकि बच्चे को माँ बोलने के लिए थोड़ा सा ऊष्मीय अक्षरों का यूज करना पड़ेगा, वर्ड का यूज करना पड़ेगा, हम ये कह सकते हैं। और बच्चे का जो मुख होता है, तालु वगैरह होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो बहुत मुश्किल है कि वो माँ कहता हो। हाँ, ये बात अलग है कि वो शुरुआत में कुछ ऐसा स्वर का साउंड आ सकता है, कोशिश कीजिएगा समझने की और गौर से एक बच्चे को सुनने की। जब वो बोलना स्टार्ट करता है तो वो स्वर ही होते हैं जो उसके मुख से निकलेंगे, है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं। अब हमने जब ये समझ लिया है कि ध्वनि क्या है, हमने ये समझ लिया है कि वर्ड क्या है ना, और वर्ड के तहत अगर हम और आगे बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ड जो है अखंडित ध्वनि होती है, यानी कि सूक्ष्मतम, लीस्ट होती है, सबसे छोटी होती है, उसे हम आगे तोड़ नहीं सकते हैं। अब जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कमल की, तो कमल में देखिए का प्लस आ, यानी आ इसमें हिडन है, छिपा हुआ है ना। तो कमल को जब हम ब्रेक करेंगे, का प्लस आ और मा प्लस आ, ला प्लस आ की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना।
तो ये जो सबसे छोटा है का, अब इसमें हमें ये लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें से अ को अलग कर दिया है, स्वर अ को अलग कर दिया है। इसी तरह से हमें मा में लगाना पड़ेगा क्योंकि अब ये स्वर रहित व्यंजन हो जाते हैं, और जब ये स्वर रहित हो जाते हैं तो ये सबसे छोटी ध्वनि है। इसी को डियर स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे वर्ड। बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये ही वर्ड कहलाता है। अब आपके दिलो दिमाग में एक प्रश्न, अगर संभव हो तो ये आ ही जाएगा कि आखिर अक्षर क्या है। तो जैसा हमने कहा कि जब वर्ड में ये आ स्वर की ध्वनि कनेक्ट करती है, जुड़ती है, ऐड होती है, तब वो अक्षर कहलाता है ना। अक्षर अर्थात अपलक्षर, अ का मतलब होता है नॉट, यानी जिसका क्षरण नहीं होता वही अक्षर है। हमेशा ही बने रहती हैं ये चीजें, है ना। तो इस तरह से हमने वर्ड को समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। ये वर्ड कितने प्रकार के होते हैं तो हम ये बात कहेंगे यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी उच्चारण के आधार पर, ध्वनि के आधार पर बात करेंगे कि इनको बोलने में समय कितना लगता है। तो वो है, पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की बात हम जब करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 यानी 4 है ह्रस्व स्वर, जिनमें हम बात करते हैं अ, इ, उ और री की। तो ये हमारे पास कुल 4 हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। 4 हमारे पास ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें हम शॉर्ट भी बोलते हैं, लघु भी बोलते हैं, छोटे भी बोलते हैं। और अगला है हमारे पास दीर्घ। दीर्घ के तहत अगर हम बात करें तो आ, ई, उ, ए आई या ओ औ। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर का, दीर्घ स्वर की हम बात कर रहे हैं, और इसमें टोटल है हमारे पास 7 वर्ड। 7 वर्ड तो है, लेकिन डियर स्टूडेंट हमने यहां पर इनको ग्रीन में दिया हुआ है। वजह यह है कि ये हमारे जो है ये हैं ह्रस्व ही, ह्रस्व ही है ना, ह्रस्व स्वर ही कहलाते हैं ये, क्योंकि ये छोटे वाले हैं, ये दोनों छोटे वाले हैं। तो ये ह्रस्व स्वर में होने चाहिए, लेकिन है नहीं डियर स्टूडेंट्स। तो यहां से प्रश्न बन सकता है हमारी परीक्षाओं में कि आखिर वो स्वर कौन सा है ना, जो दीर्घ है। अब आप क्योंकि ये छोटे वाले हैं तो आप इन्हें ह्रस्व स्वर में हो सकता है गलती से लगा दें, समझदार हैं, समझ गए हैं तो ना भी लगाएं, लेकिन जनरली लोग गलती कर जाते हैं। तो इन दोनों पर ध्यान दीजिएगा कि ये छोटी ए, ये छोटा ओ, लेकिन इसके बावजूद भी ये दीर्घ में आ रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है, यहां से प्रश्न रेज हो सकता है, उठ सकता है ना। तो हमने यहां बात किया ह्रस्व स्वर का, तो ये 4 है, और दीर्घ स्वर की बात किया तो ये 7 है। तो टोटल कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स? टोटल करने में आपको बहुत देर नहीं लगेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स की दुनिया में भी आप अच्छे ही होंगे, है ना। यहां पर 11 हो जाता है ये। अब अगर हम एक और स्वर की बात करें, हालांकि बहुत ज्यादा यूज इसका हिंदी भाषा में नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मंत्रोच्चारण करते समय या किसी को दूर से आवाज देते समय ही प्रयोग होता है। तो अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा जो स्वर का विभाजन होता है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के तहत हम बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो खींच के बोला जाता है। खींच के बोलने का मतलब ये होता है कि इसमें हमारी आवाज बहुत छोटी आती है। दीर्घ में लगभग हम मान सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से इसमें दुगना समय लगता है, 2 टाइम्स का समय इसमें लग जाता है, दुगना समय लगता है, तो उन्हें दीर्घ कहते हैं। और जब इससे 3 गुना समय लग जाए, 3 गुना समय लग जाए, तो उसी को हमने प्लुत स्वर के नाम से कहा है। और प्लुत स्वर की यह विशेषता है कि स्वर में ये हिंदी का जो है 3 का अक्षर लिखा जाता है, जिससे साउंड बढ़ जाती है, खिंच जाती है। जैसे ओ खींच के बोला जाएगा, या भैया लाइक दैट वन। किसी को हम कॉल करेंगे तो वो खिंच जाती है साउंड, वहां पर लगभग आवाज उच्चारण हमारा 3 गुना हो जाता है। उसी को हमने कह दिया है प्लुत, बहुत ज्यादा यूज नहीं। अब अगर हम बात करें स्वर की संख्या की, तो संख्या हमने निश्चित कर दी है, ये 11 होती है ना। संख्या 11 है स्वर की। लेकिन अगर हम बात करें मात्राओं की तो मात्राएं 10 होती हैं। यहां पर देखिए बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, परीक्षा में अगर पूछ सकते हैं कि स्वर की मात्राएं कितनी हो सकती हैं, वहां ऑप्शन 10, 11, 12, 13 दिया हुआ है, और आपने अगर वहां पर 11 लगा दिया मात्राओं पर, ओहो, तो ये फिर गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। हमारी नजर में हमने क्वेश्चन को सही किया था, लेकिन गलत हो गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हमारे पास कुल मिलाकर के ये संख्या स्वरों की 11 है, लेकिन मात्राएं 10 होती हैं। तो फिर कौन सा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है? तो वो स्वर है हमारे पास पहला वाला अ।
पहला ही स्वर है अ, जिसकी मात्रा नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स। ये बात स्पष्ट है, समझ गए होंगे, समझ लीजिएगा। अ की मात्रा नहीं होती है और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही हमने आज इस वीडियो को आपके पास सेंड किया हुआ, प्रेषित किया हुआ है ना? तो अ की मात्रा नहीं होती है, लेकिन जितने भी व्यंजन हैं वो बिना आ के बोले भी नहीं जाएंगे, ये भी बात स्पष्ट है। तो मात्रा न होते हुए भी इसका यूज होता ही रहता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के रूप में, है ना। चलिए, अब हमने बात की जब इसकी मात्रा नहीं होती तो इसे कोई तो नाम हम देंगे ही देंगे, कुछ तो बोलेंगे ही बोलेंगे इसको, तो वो है, इसे हम इसीलिए उदासीन स्वर बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसे हम क्या कहेंगे? उदासीन स्वर, न्यूट्रल कहेंगे। जैसे हम अगर बात करें परमाणु में, परमाणु के नाभिक में अगर बात करें तो वहां पर एक न्यूट्रॉन होता है जो बिल्कुल पड़ा रहता है, हालांकि यूज है लेकिन वो प्रोटॉन के साथ नाभिक के अंदर ही पड़ा रहता है, उदासीन न्यूट्रल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। तो वो एक अवस्था यहाँ पर आती है। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आज जो चीजें हम आपके पास भेजना चाह रहे थे, जो चीजें समझाना चाह रहे थे स्वर के तहत, है ना, हिंदी वर्णमाला के स्वर के तहत बात कर रहे थे, वर्ड की बात कर रहे थे, ध्वनि की बात कर रहे थे, चिन्ह सिंबल की बात कर रहे थे, ध्वनियां कौन कौन सी होती हैं, सार्थक ध्वनि कौन सी है, निरर्थक ध्वनि कौन सी है, और हम कौन कौन सी मात्राओं की बात करते हैं, हिंदी के स्वर कितने हैं, इन सब की बातें हमने आज आपके पास इस वीडियो के माध्यम से भेजा हुआ है। अति महत्वपूर्ण बात इसमें हमने पिरोई हुई है, दी हुई है। हमें आशा और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपके दिलो दिमाग में वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न, शंका है, डाउट है, तो निश्चित तौर पर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजिएगा और हम समाधान आपके पास बहुत जल्दी प्रेषित करेंगे, सेंड करेंगे उसका। तो वेल, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो ने आपके दिलो दिमाग में एक स्थान बनाया होगा, एक जगह बनाई होगी, और ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में यदि आप चैनल के लिए नए हैं, पहली बार दस्तक दे रहे हैं, तो चैनल को यानी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी मुट्ठी में ले लीजिएगा, अपनी पॉकेट में ले लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस हैं वो आपके दहलीज पर टिप टिप वर्षा पानी की तरह पहुंचते रहे, आपकी तकदीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। तो इन सारी चीजों के साथ में न केवल आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बल्कि अपने मित्रों तक, अपने रिलेटिव्स तक भी इसे प्रेषित करना है, शेयर करना है अधिक से अधिक मात्रा में, ताकि हमारे इस अनुभव का, हमारे इस पढ़ाई का, हमारे इस मेहनत और परिश्रम का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, जो भगवान गौतम बुद्ध का भी एक मैसेज था, संदेश था, उनका भी सिद्धांत था कि अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा प्रसारित होनी चाहिए। उम्मीद है आप इसमें हमें सहयोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। जय हिंद।